आइंस्टाइन ने जब 1905 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी, उसे आइंस्टाइन ने ये एक इक्वेशन बनाया था E = mc², जिससे वो ये सिखा रहा था कि एनर्जी और मैटर ये इक्विवेलेंट है। अगर कांस्टेंट हम स्पीड ऑफ लाइट को ले लें, मतलब एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू मैटर और मैटर एनर्जी को भी कन्वर्ट हो सकता है। अब इस फार्मूले के हिसाब से अगर 1 ग्राम मैटर को हम ले लें, 1 ग्राम के मादे को, 1 ग्राम ऑफ मैटर, सो ये 1 ग्राम का मादा ये इतनी एनर्जी पैदा कर सकता है। अगर इस मैटर को हम एनर्जी में तब्दील करना चाहे तो ये 1 ग्राम का मादा इतनी तवानाई पैदा कर सकता है कि इस 1 ग्राम के मादे की तवानाई से तकरीबन 2.5 लाख टन पानी, इसका टेम्परेचर हम 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकते हैं। अंदाजा अब हो चुका होगा तुमको। 1 ग्राम मैटर के अंदर इतनी एनर्जी भरी हुई है। अगर 1 ग्राम मैटर को मुकम्मल तौर पर हम एनर्जी में तब्दील करना चाहे तो इससे इतनी एनर्जी पैदा होगी कि वो 2.5 लाख टन, 2,50,000 टन के पानी को उबाल देगी, वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से। फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी एनर्जी इसमें कंटेंट है। जो ये कोयला तुम देखते हो, कोयला, कोयला बाज लोग कहते हैं, अगर हम 3000 टन के कोयले को ले लें, क्वेश्चन उठता है अब माइंड में कि अगर 1 ग्राम का मादा इतनी एनर्जी पैदा करता है तो इन भट्टियों में, फर्नेसेस में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में ये कोल जो होता है ये तो टनों के हिसाब से जलता है, तो वहां इतनी एनर्जी पैदा क्यों नहीं हो रही? तो ये पॉइंट क्लियर कर लो कि अगर 3000 टन, फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूं, अगर 3000 टन कोयले को हम जला दें, 3000 टन कोयले को कंबस्ट करें, इसकी कंबस्टन करें इससे एनर्जी लेने के खातिर, सो इन 3000 टन के कोयले में सिर्फ 1 ग्राम का कोयला, सिर्फ 1 ग्राम का कोयला मुकम्मल तौर पर एनर्जी में तब्दील होता है। तो इसका मतलब 3000 टन का कोयला 2.5 लाख टन की पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकती है, उबाल सकती है। वो इसलिए कि अगर तुम 3000 टन कोयले को इस्तेमाल करोगे, इसमें से सिर्फ 1 ग्राम का कोयला ये मुकम्मल तौर पर एनर्जी में तब्दील होगा, बाकी का मास वो अनचेंज्ड रह जाएगा। जो कोयला जला हुआ है तुमको दिखाई दे रहा है, सो वो मास एनर्जी को तब्दील नहीं हुआ है, उसका कुछ हिस्सा तब्दील हुआ है। सो जो कोयला उसकी कंबस्टन हो जाती है इंडस्ट्रीज में, उस जले हुए कोयले को फिर से निकाला जाता है, तो उसके वजन में हम कोई तब्दीली महसूस नहीं करते, हालांकि उसकी मास में तब्दीली आ चुकी है। लेकिन वो तब्दीली कितनी है? वो तब्दीली है, इससे 1 ग्राम हटा दो, तकरीबन 3 × 10⁻⁹ ग्राम। सो ये इतनी छोटी तब्दीली है, इतनी छोटी तब्दीली कि वो हमको दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से दिखता है कि जला हुआ कोयला और अनबर्न, जो जला हुआ नहीं हो वो कोयला, वो मास में एक जैसे था, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो ये हम मैटर और एनर्जी की कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। अब बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जिन रिएक्शंस में रिएक्शन की वजह से हीट पैदा होता है, या वो हीट को एब्जॉर्ब करता है या वो हीट को दे देता है एनवायरनमेंट को, मतलब उसमें हीट, टेम्परेचर का लेना देना होता है उन रिएक्शंस के अंदर। और जब इन रिएक्शंस को, जिनमें हीट का लेना देना होता है, जिनमें टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता है, इन रिएक्शंस की स्टडी हम करते हैं, तो उस स्टडी को हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। सो थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर के दौरान जो हरारत में तब्दीलियां होती है उसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। बात आ गई समझ में? अच्छा, अब यहां पर 2 प्रोसेस खुद को क्लियर कर दो। एक को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दूसरे को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस है जो खुद ब खुद होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस वो प्रोसेस है जो खुद ब खुद नहीं, एनर्जी के जरिए होता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज हो वो हमेशा हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ
एनर्जी की बात हो रही है। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ हर एक चीज कोशिश करती है कि वो जाए, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जबकि अगर किसी चीज को तुम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ ले जाना चाहते हो तो इसके लिए फिर एनर्जी की जरूरत होगी। ऐसे प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पानी जो हो गया वाटर, इसका जब फॉल होता है, वाटरफॉल फ्रॉम अप टू डाउन, ऊपर से नीचे, तो पानी ऊपर से नीचे खुद ब खुद जाता है। जबकि दूसरी तरफ अगर इसी वाटर को तुम फ्रॉम डाउन, नीचे से अब ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो तो फिर इसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी। वाटरफॉल तुम देख रहे हो, वाटरफॉल के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती, पानी खुद ब खुद ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। लेकिन अगर नीचे से तुम ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हो, जमीन के अंदर पानी है, वो नीचे है, हम उसको अपने टंकी में भरते हैं, सो नीचे से ऊपर की तरफ हम पानी को ले जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी एनर्जी की शक्ल को इस्तेमाल करते हुए, या इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए, या पंप के जरिए, सक्शन पंप के जरिए, या कुएं से अपनी मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए निकालते हैं, लेकिन एनर्जी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। सो ऐसे प्रोसेस को फिर हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसमें तमाम की तमाम चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल्ड बॉडी, वो खुद ब खुद जाती है। गर्म से सर्द वजूद तक हीट खुद ब खुद जाती है, क्योंकि हाई से लो एनर्जी स्टेट की तरफ मूवमेंट हो रही है। जबकि अगर किसी हीट को तुम सर्द वजूद से गर्म वजूद तक ले जाना चाहते हो, फ्रॉम कूल बॉडी टू हॉट बॉडी, देन यू हैव टू यूज एनर्जी, फिर एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब इस थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर इसका सब ब्रांच है जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, डायनामिक्स मीन्स इन मोशन, टेम्परेचर इन मोशन। ये हुआ तुम्हारे साथ एक सिस्टम, यहां पर हो रहा है एक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन इस एनवायरनमेंट को एनर्जी दे भी सकता है और इस एनवायरनमेंट से एनर्जी ले भी सकता है। ये रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ये रिएक्शन एनर्जी रिलीज भी कर सकता है। सो इसकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी अगर हीट की शक्ल में हो, हीट की शक्ल में भी एनर्जी हो सकती है, उमूमन होती है, उमूमन हीट की शक्ल में होती है। ये या हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये रिएक्शन, या हीट को रिलीज करेगा। सो यहां पर जो हीट है, जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हीट, ये हीट ये मोशन में हो गया, या अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। सो अगर इस मोशन में इस हीट को हम स्टडी करेंगे, इसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स, विच इज द स्टडी ऑफ फ्लोइंग इन or out of the system, study of heat flowing in or out of the system। एक सिस्टम से हीट बाहर की तरफ निकल रहा है या एक सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है, इसको अगर हम स्टडी करेंगे, इसको हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। बात पल रही है, पल्ले बैठ रही है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये हुआ हमारा थर्मोडायनामिक्स। अब यहां पर क्या है? अच्छा, एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस यहां पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्लेन करते करते इन दोनों टर्म्स को मैं तक चुका हूं इन तमाम चैप्टर्स के अंदर। अब भी अगर तुमको याद नहीं हो तो फिर तुम सोए हुए हो इस क्लास में। याद है तुम्हें? बहुत ही आसान है, फिर से एक बार बोल देता हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो रिएक्शन विच एब्जॉर्ब्स द हीट, जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच रिलीजेस हीट, जो हीट को रिलीज करती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल,
अगर तुम हाइड्रोजन आयोडाइड को बनाओगे H2+I2, ये तुमको देगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी चेंजेस होंगी वो है तकरीबन 53 किलो जाउल, डेल्टा H इज इक्वल टू 53 किलो जाउल। चूंकि ये एंडोथर्मिक है, चूंकि ये एंडोथर्मिक है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जिस सिस्टम में हो रहा है, जिस एनवायरमेंट माहौल में वो हो रहा है, वो माहौल इस रिएक्शन की वजह से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये उस माहौल से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा। चूंकि एब्जॉर्ब करेगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन हम प्लस साइन से करते हैं। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। दूसरी तरफ अगर हम एग्जांपल ले ले एक्सोथर्मिक की, तो वो बहुत सिंपल है, जो रोज तुम घर में करते हो। सुबह जब आ रहे थे, पराठा खाया था घर में। अच्छा, पराठा किस तरह से पका था? आग से पका था, आग के थ्रू पका था। आग किस तरह से लगाई थी? लकड़ी को जलाकर, मीथेन को जलाकर, सुई गैस को जलाकर। अच्छा, मुख्तलिफ तरीके हैं, सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हुआ मीथेन, जो ये सिलेंडर में गैस भरा हुआ है तुमने, इसको हम मीथेन या सुई गैस कहते हैं। सुई तो मकाम का नाम है, केमिस्ट्री में इसका नाम है मीथेन गैस। इस मीथेन को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम जलाते हैं, इससे बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, पानी। जो धुआं निकलता है ना जलाने के बाद, उस धुएं के अंदर वाटर वेपर्स, पानी के बुखारात और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अगर हम मीथेन गैस को जलाते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। ये ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट तुम प्रोवाइड करो, आग तुम कभी भी नहीं जला सकोगे। ऑक्सीजन चाहिए आग को जलाने के लिए। मीथेन ऑक्सीजन के साथ इस जलने के दौरान रिएक्शन करती है, इसको हम कंबस्टन कहते हैं। उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो बनते हैं वो चले जाते हैं, और इसके साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होता है। तकरीबन वो होता है 890 किलो जूल का पर मोल। ये पर मोल की बात हो रही है। 890 किलो जूल का हीट यहां पर पैदा हो रहा है, और वही 890 किलो जूल का हीट अब तुम्हारे वजूद के अंदर है, क्योंकि उसी 890 किलो जूल हीट से पराठा पका था, और वही पराठा तुम खा चुके हो। वो एनर्जी तुम्हारे अंदर चली गई है। इनडायरेक्टली बात कर रहा हूं, सच में वो पराठे की अपनी एनर्जी थी, ठीक है। ये हमने सिर्फ पकाई के लिए बात की। अच्छा, क्योंकि अब इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीजिंग के लिए हम नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट इन सिस्टम एंड सराउंडिंग, स्टेट और स्टेट फंक्शन। अब ये क्या चीजें हैं? सिस्टम एंड सराउंडिंग। मान लो एक रिएक्शन तुम कर रहे हो एक फ्लास्क के अंदर, केमिस्ट हो, ग्लव्स पहनी हुई है, चश्मे लगाए हैं, वाइट कोट पहना हुआ है, ओवरकोट सफेद, लेबोरेटरी के अंदर कर रहे हो रिएक्शन। क्या रिएक्शन कर रहे हो? सोडियम नाइट्रेट को सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हो, और रिएक्शन के बाद ये बन रहा है सोडियम क्लोराइड, साल्ट बना दिया तुमने, ठीक है। नमक को पैदा कर रहे हो, नमक की इंडस्ट्री लगाई है, और सिल्वर नाइट्रेट। अब ये रिएक्शन यहां पर हो रहा है, यहां पर ये तमाम के तमाम रिएक्शंस हो रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट के और सिल्वर क्लोराइड का। ये रिएक्शन तुम यहां पर कर रहे हो। अब जहां पर तुम रिएक्शन कर रहे हो, ये चीज तुम्हारे आंख के ऑब्जर्वेशन में है। यू आर ऑब्जर्विंग दिस इज इन यूर कंसिडरेशन। तुम काम इस चीज पर कर रहे हो, तुम मुशाहिदा भी इसका कर रहे हो, तुम तजुर्बा भी इस पर कर रहे हो, हर एक कंसिडरेशन में है। तुम जिसका मुशाहिदा कर रहे हो, इसको हम कहते हैं सिस्टम। इस थर्मोडायनामिक्स, इस थर्मोकेमिस्ट्री में ये सिस्टम है जिसको तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। जिस चीज की ऑब्जर्वेशन हो रही है, जिस चीज पर तजुर्बा हो रहा है, जिसको कंसिडर किया जा रहा है, जिस चीज पर काम हो रहा है, उसको हम सिस्टम कहेंगे। इस फ्लास्क के अंदर जो भी है वो सिस्टम है, और उसके अलावा एनवायरनमेंट में जो भी रह गया वो सराउंडिंग है। इसके इर्द गिर्द, इस रिएक्शन के इर्द गिर्द जो ये बीकर है, तुम हो, यहां पर हवा है, यहां पर रोशनी होगी,
जो भी चीजें इसके इर्द गिर्द हैं इन तमाम को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सराउंडिंग का क्या मतलब है? इर्द गिर्द, सराउंडिंग। तो थर्मोकेमिस्ट्री में भी, थर्मोडायनामिक्स में भी इसको हम सराउंडिंग कहते हैं। ये हुआ सिस्टम एंड सराउंडिंग। अच्छा, अब और स्टेट फंक्शन, ये क्या चीजें हैं? ये जो तुम्हारे साथ एक सिस्टम है जिसकी अब हमने बात की, फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर में एक गैसियस रिएक्शन हो रहा है, आपके साथ एक रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का करवा रहे हो पानी बनाने के लिए, पानी के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से बना रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, जो भी हो। इस सिस्टम के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है। इस सिस्टम के अपने कुछ प्रॉपर्टीज होंगे। कौन से? फॉर एग्जांपल इसका अपना एक टेम्परेचर होगा, इस सिस्टम का अपना एक वॉल्यूम होगा, इसकी अपनी एक कंपोजिशन होगी, इस पर और इसका अपना एक प्रेशर होगा, एटसेट्रा। सो ये वो प्रॉपर्टीज है जो इस सिस्टम को डिफाइन कर रही है। सो ये प्रॉपर्टीज जो इस सिस्टम के है, जो इसको डिफाइन कर रही है, इसको हम कहते हैं द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये इस सिस्टम का स्टेट है। स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट का माना उर्दू में हालत। स्टेट हालत था, वही सही था। स्टेट इज हालत, इसका मतलब है इस सिस्टम का हालत क्या है, उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर, उसका कंपोजिशन, वो सारे कैसे हैं। सो स्टेट, इन प्रॉपर्टीज को हम स्टेट कहते हैं, ठीक है? अब स्टेट फंक्शन क्या चीज है? स्टेट फंक्शन ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज, अगर इसमें एक प्रॉपर्टी में हम तब्दीली ले आए, चेंज ले आए, सो वो चेंज इस एक प्रॉपर्टी के अंदर, वो चेंज सारे स्टेट ऑफ द सिस्टम को तब्दील कर देगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं या घटाऊं, 9th में चार्ल्स लॉ पढ़ा था तुमने। चार्ल्स लॉ के मुताबिक टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ, ये तब्दीली लाएगा वॉल्यूम के अंदर, ठीक है? प्रेशर को बढ़ाओ या घटाओ, ये भी तब्दीली लाएगा वॉल्यूम के अंदर। सो एक प्रॉपर्टी में तुम चेंज ला रहे हो, वो उस सिस्टम के सारे स्टेट को तब्दील कर रहा है, फिर ऐसे प्रॉपर्टी को हम कहेंगे स्टेट फंक्शन। द प्रॉपर्टी इन विच the property in which the changes the, यहां पर कामा लगा देंगे, changes the system's state is known as state function। वो प्रॉपर्टी जिसमें अगर तुम तब्दीली लाओ तो वो उस सिस्टम के स्टेट को भी तब्दील कर देगा, ऐसे प्रॉपर्टी को हम स्टेट वेरिएबल भी इसको कहते हैं और स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। सो ये टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन हो गया, ये प्रेशर एक स्टेट फंक्शन हो गया, ये तमाम के तमाम स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स हैं। बात आ गई समझ में? अच्छा, अब इस स्टेट फंक्शन के, दिस स्टेट फंक्शन हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके 2 कैरेक्टर्स हैं इस स्टेट फंक्शन के। नंबर 1, इसकी प्रॉपर्टी, इसका खासियत, इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। नंबर 1 तो इसका खासियत ये है कि जो चेंज हो रहा है सिस्टम के अंदर, जो रिएक्शन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, वो जिस तरीके से हो रहा है, पाथ फॉलोड का मतलब मेथड, जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके पर इस स्टेट फंक्शन का कोई इन्हिसार नहीं होगा। ये उस मेथड से, उस पाथ से, उस रास्ते से जिसमें ये हो रहा है, उससे बिल्कुल गैर मुनहसर होगा। ये स्टेट फंक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है एक बीकर, उसका पहला टेम्परेचर था T1 और T1 था तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका टेम्परेचर मान लो मैंने बढ़ा दिया T2 और वो हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
सो ये डेल्टा टी टेम्परेचर में ये चेंज जो हो रहा है, स्टेट फंक्शन में चेंज है, वो है T2 माइनस T1, जो है डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 इज 25 माइनस T1 15 इज इक्वल टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क आ रहा है। सो ये डेल्टा टी एक स्टेट फंक्शन है। अब ये टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ा, पाथ फॉलोड किस तरीके से बढ़ा? कोई इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया तुमने, किसी हॉट प्लेट पर रखा, आग पर जलाया, गैस पर या लकड़ी के जरिए, जो भी हो, जो भी तरीका तुम इस्तेमाल कर रहे हो उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसको देख रहा है कि पहले टेम्परेचर 15 था अब 25 है। वो बिजली के जरिए है, आग के जरिए है, गैस के जरिए है, लकड़ी के जरिए, किसी भी चीज के जरिए हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। लेकिन इसको देख रहा है कि हाँ पहले टेम्परेचर 15 अब 25, सो चेंजेस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये एक कैरेक्टर हुआ स्टेट फंक्शन का, विच विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कैरेक्टर है इसका कि जब तब्दीली होगी कुछ स्टेट फंक्शंस में, ठीक है, तो दूसरे अदर स्टेट फंक्शंस दे विल बी फिक्स्ड। अगर किसी स्टेट फंक्शन में कोई तब्दीली हो रही है, इसी दौरान जो दूसरे स्टेट फंक्शन है वो फिक्स होंगे। अब ये बहुत सिंपल है। जस्ट रिकॉल द बॉयल्स एंड द चार्ल्स लॉ विच यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास। चार्ल्स और बॉयल्स लॉ में हम क्या कहते थे? चार्ल्स लॉ, temperature is directly proportional to the volume provided the state that the pressure will be kept constant, the pressure will be kept fixed। अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे इसके साथ साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन ये प्रेशर ये फिक्स होगा। सो स्टेट फंक्शन में तब्दीली हो रही है, ये जो स्टेट फंक्शन है कुछ में तब्दीली हो रही है, तो दूसरे जो है ये प्रेशर वो फिक्स्ड है। अच्छा, प्रेशर में तब्दीली कर रहे हो, इसको घटा रहे हो, वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, इस दौरान जो टेम्परेचर होगा इसको फिर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अब ये फिक्स हो गया यहां पर। अब इन दोनों स्टेट फंक्शन में चेंज हो रहा है, तो ये वाला स्टेट फंक्शन ये फिक्स्ड है। सो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हुआ स्टेट फंक्शन का कि अगर एक में तब्दीली, दो में तब्दीली हो रही हो, तो दूसरे जो स्टेट फंक्शन है दे विल बी केप्ट कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी वेरी सिंपल। इंटरनल एनर्जी क्या कहेंगे? जो भी कहना है, बच्चों का काम है। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी मतलब तवानाई, इंटरनल मतलब अंदर। सो टोटल एनर्जी इनसाइड अ सिस्टम। एक सिस्टम जो कि ऑब्जर्वेशन में है, जो कि एक्सपेरिमेंट के नीचे चल रहा है, उस सिस्टम के अंदर जितनी भी कुल तवानाई है, जितनी भी टोटल एनर्जी है, उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। कोई भी फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ज्यादातर है जो मॉलिक्यूल्स लोफरों की तरह बिल्कुल आवारा घूम रहे हैं, उनकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी। और जो जरा से शरीफुन नफ्स है, वो अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस, अपने अखलाकियात की वजह से जगह पर खड़े हुए हैं, आवारा नहीं घूम रहे, मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से इधर उधर नहीं जा सकते। सो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से उनमें आती है पोटेंशियल एनर्जी। सो जो मॉलिक्यूल्स घूम रही है उनके काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से फिक्स्ड है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को अगर हम सम अप कर ले, ऐड कर ले, इससे आएगी हमारे साथ एनर्जी जो कि टोटल है, मतलब टोटल एनर्जी। और इसी टोटल एनर्जी को जो के सिस्टम के अंदर है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। सिंपल बात, बिल्कुल भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है? शाबाश, फिर बन गए तुम आइंस्टाइन। ठीक है। अच्छा, 3 कैरेक्टर्स है अब
क्या लिखा है यहाँ पर, अगर हम इस केमिकल सिस्टम में एन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द केमिकल सिस्टम हैज 3 पॉसिबल रिजल्ट। अगर इस सिस्टम के अंदर फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास ये एक सिस्टम है, इसके अंदर जो एनर्जी है इसमें तुम इंक्रीज ले आओ, सिस्टम है उसकी अपनी एक इंटरनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर तुम इसके अंदर वाले एनर्जी में इंक्रीज ले आओ तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और खुदा को जो मंजूर है वो हमने स्टडी कर लिया है, वो ये है। अगर तुम इसमें इंक्रीज ले आ रहे हो तो ये होगा। फर्स्ट स्टेट वो ये कि इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, इसका जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। एनर्जी को इंक्रीज करने से इसके अंदर का हीट बढ़ेगा, और अंदर का हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। सो केस नंबर 1 रिजल्ट क्या आ सकता है, अगर एक सिस्टम के अंदर तुम किसी भी तरीके से एनर्जी को इंक्रीज करना चाहो, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट्स फिजिकल स्टेट कैन चेंज, इसके फिजिकल हालत में भी तब्दीली आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सॉलिड हो तो ये लिक्विड हो जाएगा, ये लिक्विड हो तो ये गैस हो जाएगा, ये गैस है तो ये प्लाज्मा हो जाएगा, और प्लाज्मा के पार तो कुछ है ही नहीं। सो द रिजल्ट नंबर 2 इज, अगर तुम इस सिस्टम के एनर्जी को बढ़ाओगे तो इसके फिजिकल स्टेट में तब्दीली आ सकती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये बन सकता है। ठीक है, दिस इज नंबर 2। नंबर 3 पॉसिबिलिटी इज, अगर तुम इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाओगे तो हमें पता है, तुम्हें पता है या सिर्फ मुझे पता है, कि अगर दिस इज अ रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन को वाक़या होने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर ये एनर्जी तो जो तुम इस सिस्टम के बढ़ा रहे हो, ये इस काबिल हो गई टू ब्रेक द बॉन्ड्स, जो इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है उनके दरमियान जो बॉन्ड्स है उसको तोड़ने में कामयाब हो सके, इतनी एनर्जी हो। सो अगर एक बार बॉन्ड टूट जाए तो बॉन्ड को दोबारा से ये मॉलिक्यूल्स या ये एटम्स दूसरे एटमों के साथ बना सकता है, और इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एक चीज दूसरे चीज के साथ मिल जाती है और उससे कुछ यूनिक अलग प्रॉपर्टीज वाला तीसरा चीज बन जाता है। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। वो तभी होता है जब इन दोनों चीजों के दरमियान, इनके एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड्स है वो टूट जाए, वो एनर्जी से होता है। सो तीसरी पॉसिबिलिटी रिजल्ट का वो हमारे पास यही है कि अगर हम इस सिस्टम के एनर्जी को बढ़ाएं, सो अगर ये एनर्जी इतनी हो कि इसके अंदर मौजूद बॉन्ड को तोड़ सके, सो केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटी।